नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 के भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की एफएलटी नंबर 3 है ये। जी हाँ, तीसरी एफएलटी है ये। फुल लेंथ टेस्ट 3 है ये, तीसरा। आज क्लास का टाइम थोड़ा चेंज हुआ है ना। तो आज 7 बजे रहेगी, वैसे 9 बजे का ही क्लास का टाइम है, बट आज 7 बजे जो है आपकी क्लास है। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, बस एक करेक्शन कर लीजिएगा लास्ट एफएलटी 2 में, है ना। एफएलटी 2 में एक करेक्शन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है। उससे क्या यहाँ पर रॉन्ग हो गया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 4.0 के तहत इनमें से कौन सा जो है सस्टेनेबल गोल जो है मध्य प्रदेश में फ्रंट रनर में नहीं है, ये पूछा था, है ना। फ्रंट रनर में नहीं है ये पूछा था। तो यहाँ पर आपको क्या है, गोल नंबर 1 था नो पॉवर्टी, गोल नंबर 6 क्लीन वाटर, गोल नंबर डिसेंट वर्क, और आपका गोल नंबर 15। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना, सी ऑप्शन सही होगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये आपका उसमें नहीं है। अब इसके लिए क्या है, पूरा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बी आंसर करवा दिया था, तो उसको सुधार लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कैटेगरी किस हिसाब से होती है। तो भाई 0 से 49 स्कोर है तो एस्पिरेंट होता है ना। 50 से 64 का स्कोर है तो परफॉर्मर होता है। फ्रंट रनर होता है 65 से 99 पर, और अचीवर होता है 100 पर, है ना। ये आपका क्राइटेरिया होता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो 17 गोल यहाँ पर है ना। 17 गोल यहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने फ्रंट रनर पूछा था कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, गरीबी में फ्रंट रनर पे पहुंच गया है मध्य प्रदेश, है ना। इसके बाद आप देखेंगे साफ पानी और उसमें फ्रंट रनर में है मध्य प्रदेश, है ना। साथ में आप देखेंगे ऊर्जा में आप देखेंगे फ्रंट रनर में है मध्य प्रदेश, है ना। जबकि आपका डिसेंट वर्क में जो है, डिसेंट वर्क में फ्रंट रनर में नहीं है, परफॉर्मर की कैटेगरी में है मध्य प्रदेश। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर फ्रंट रनर में आपका किसमें है, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी में आपका फ्रंट रनर में है ना। ऐसे ही आपका फ्रंट रनर में किसमें है, जिम्मेदार एंड उपभोग उत्पादन में फ्रंट रनर में है। ऐसे ही आप देखेंगे आपका भूमि पर जीवन में फ्रंट रनर में है मध्य प्रदेश। ऐसे ही आपका शांति और न्याय के उसमें भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश जो है फ्रंट रनर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रंट रनर वाली कैटेगरी। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि भाई 67वां जो है आपका क्या है, रैंक रहा है ओवरऑल स्कोर। अगर मध्य प्रदेश का देखोगे, है ना, तो मध्य प्रदेश का जो स्कोर रहा है वो आपका क्या रहा है, 67 जो है यहाँ पर क्या है आपका रहा है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
मुझसे उस दिन थोड़ा भूल हो गई, तो उसको यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा कि इनकेस आपको क्वेश्चन अगर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो कम से कम आप इसको कर पाए, है ना। 23-24 में, है ना, 23-24 में मध्य प्रदेश का जो रैंक ओवरऑल स्कोर है वो 67 रहा है ना। एमपी का जो स्कोर रहा है ओवरऑल 67 रहा है, और 67 मतलब आपका किस में है, मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में है ना। मध्य प्रदेश जो है फ्रंट रनर की कैटेगरी में है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। तो मध्य प्रदेश जो है फ्रंट रनर की कैटेगरी में यहाँ पर क्या है, आपका आ चुका है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना है, और हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपको पूछा जाए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन टॉप पे रहा, तो भाई उत्तराखंड और केरल, है ना। उत्तराखंड और केरल जो है आपका टॉप पे रहे। टॉप पर पूछ लेगा कौन रहा, तो भाई उत्तराखंड, उत्तराखंड और केरला या केरलम, है ना। केरलम या केरला जो है आपका टॉप पे रहा। मध्य प्रदेश का जो रैंक रहा ना, 18वां रैंक रहा। मध्य प्रदेश का जो रैंक था 18वां रैंक था, ये आपको ध्यान रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश का 18वां डेवलपमेंट जो है आपका रहा। साथ में आप याद रखिएगा भारत का जो स्कोर है, इंडिया का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर, इसमें इंडिया का स्कोर जो है वो 71 है। इंडिया का 71 स्कोर है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का 67 है। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे वैसे इकोनॉमी में, तो वहां पर जो है आपका हो जाएगा, है ना। देखिए एफएलटी तो अभी फिलहाल तो इतनी ही रहेंगी 20, है ना, और अगर समय अपने पास परमिट करता है तो और भी एफएलटी आ जाएंगी, है ना। अभी तो फिलहाल जो 2 अगस्त वाले हैं उनको तो यही करनी है ना, क्योंकि 20 एफएलटी मैं आपको करवाता हूँ जनरली, है ना, तो वो कीजिएगा, बाकी टॉपिक वाइज जो है आपका वो कीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए, तो FLT 3 स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं अपन। तीसरी FLT होने वाली है दोस्तों आज की है। सभी लोग अपने, जैसे मैंने आपको बताया, आंसर बिल्कुल लिखें, कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, ये पूरा आपको लिखना है। किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत गई, किस क्वेश्चन में आपको क्या है, आपको समझ नहीं आया है, कोई क्वेश्चन जो है ऐसा आपने पढ़ा है भूल गए, तो उसको लिखते चलिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है पूरा पूरा 25 दिन के आसपास का। 25 दिनों में भी आप बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। जो यहाँ सिली मिस्टेक आप करेंगे टेस्ट में, वो पेपर में भी होंगी अगर आपने उसको सुधारा नहीं। इसलिए जो भी आपको करना है, एक डायरी लिखिएगा, एक पेज पर लिखिए, जिसमें आपको अपना आंसर और सब लिखना है। परफॉर्मेंस आपको पहले टेस्ट से लेके 20वें टेस्ट तक जानी है, तो पूरा आपको क्या है, लिखते चलना है। कोई गलती भी हो रही है उसको साथ के साथ में जो है आपको करना है ना। हाँ ठीक है, चलिए। डाउट जो भी आपके इस लेक्चर से रिगार्डिंग है उसको मैं अभी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अदर डाउट के लिए आपको लेक्चर एंड होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, फिर क्लास या क्वेश्चन से रिलेटेड होता है ना, तो तुरंत सॉल्व कर दूंगा मैं। लेकिन अगर आप कुछ और डाउट पूछोगे, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्या है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 50 क्वेश्चन यहाँ पर अपने को करने होते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि which of the following used to design a standardized web page that web contain read and understand from any document। भाई हम वेब पेज डिजाइन के लिए किसका यूज करते हैं, ये पूछा जा रहा है। वेब पेज डिजाइन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा भाई, वेब पेज डिजाइन करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, HTML का यूज करते हैं, है ना। किसका यूज करते हैं, HTML का यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। और ये जो होता है वेब पेजों का स्ट्रक्चर बनाने के जो है आपका काम आता है, याद रखिएगा। वेब पेज के स्ट्रक्चर बनाने के काम जो है आपका ये आता है, इसको आपको याद रखना है। साथ में
आपका बाकी जो है जैसे यूआरएल है तो भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपका क्या है, एड्रेस है एक्चुअल में किसका, आपके वेब पेज का या वेब साइट का, है ना। तो यूआरएल क्या होता है, एक्चुअल में एड्रेस होता है, पता होता है ना। एचटीटीपीएस क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। एस का मतलब होता है सिक्योर, है ना। एस का मतलब होता है सिक्योर, मतलब आप जो वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है और वो सिक्योर है, वो होता है। टीसीपी क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आपका क्या है, डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा। तो भाई सभी के आपको याद रखना है ना, इसका भी याद रख लो। यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, याद रखिएगा यूआरएल का। तो यहां पर आप देख रहे हो, आपको फुल फॉर्म भी कई बार पूछेगा, तो ये यही फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं, है ना। इन्हीं में से रिलेटेड कोई ना कोई फुल फॉर्म जो है आपको पूछ लेगा। मान के चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है जो फुल फॉर्म पे आता ही आता है आपके किस में, एग्जाम में, तो एक फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब जैसे यही फुल फॉर्म पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है भाई, आपका इंडियन स्क्रिप्ट के लिए ISCII इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है। अब ये होता क्या है ISCII, है ना। तो भाई ये एक्चुअल में क्या करता है, 1991 ने, है ना, 1991 ने इंडियन लैंग्वेजेस के लिए बनाया था, है ना। इंडियन लैंग्वेजेस के लिए इसे बनाया गया था। और इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी, तो भाई जैसे देवनागरी हो गई, है ना, देवनागरी के लिए गुजराती हो गई, है ना, गुजराती हो गई, के अलावा और भी आपकी क्या है लैंग्वेजेस हैं जो इंडियन, है ना। तो उसके लिए आपको बनाया गया था, ये क्या है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, IISC के नाम से जानते हैं, है ना। तो विशेष रूप से इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार क्या होगा ऐसा देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है ना। इनकेस कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि हाँ बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन क्यों बोल रहे हो भाई, और कोशिश करें कि आंसर क्या है नंबर के साथ में लिखें, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मुझे भी समझने में इजी रहेगा कि भाई आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, है ना। तो नंबर के साथ में आप क्या करें दोस्तों, आंसर दें तो ज्यादा सही रहने वाला है यहाँ पर, है ना। नंबर के साथ में आंसर देंगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। नंबर के साथ में आंसर दें, है ना, नंबर के साथ में आप क्या करेंगे, आंसर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज याद रखिएगा, है ना, इसका फुल फॉर्म है। अलग अलग जो लैंग्वेज है उसके लिए जो है इसको क्या है बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है चीज, कोई डाउट तो नहीं ना, समझ में आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड परियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा विशेषता होती है, ये आपको पूछा जा रहा है। हाँ, क्लाउड मॉडल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात कर रहा है, किसमें होती है ये आपको पूछता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जाहिर सी बात है भाई, सिक्योरिटी कहाँ पे रहेगी, है ना। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है ना। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है सिक्योरिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी। तो भाई आप जब प्राइवेट चीज करते हो तो सिक्योरिटी वहां होती है। उदाहरण के तौर पे आप प्राइवेट टैक्सी करके जाओगे, ज्यादा सिक्योर रहेगी, है ना। खुद के प्राइवेट व्हीकल से जाओगे, ज्यादा सिक्योर रहेगा। प्राइवेट नेट का यूज करोगे, ज्यादा सिक्योर रहेगा। वैसे ही प्राइवेट क्लाउड जब आप यूज करते हो तो ज्यादा सिक्योर होता है ना। सिंपल सी चीज है भाई, निजी क्लाउड जहां पर यूज करोगे वो आपका ज्यादा सिक्योर रहेगा, है ना। जबकि सार्वजनिक क्लाउड में क्या होता है, बहुत लोग आपका क्या करते हैं, डेटा आपका शेयर कर सकते हैं, है ना। हाइब्रिड तो ऐसा कुछ है होता नहीं, कम्युनिटी क्लाउड आपका कुछ है नहीं, जहां पे तो कम्युनिटी में तो एक तरह से बहुत सारे लोग अपना वो शेयर करते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर आर पास्ड ओवर विच कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग फॉर कंप्यूटेशन टू क्लाउड और प्रोसेसिंग नोड्स। सेंसरों से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस घटक को भेजता है, क्या आपको बताना है। आईओटी किसे भेजेगा, आईओटी जो होगा वो किसे भेजेगा, आपका डेटा को। देखिए, जो भी सेंसर होते हैं, जो भी सेंसर होंगे वो डेटा को कलेक्ट करेंगे। उस डेटा को क्लाउड के लिए भेजने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए ना भाई। आपके सेंसर ने क्या किया, आपके सेंसर ने डेटा को कलेक्ट किया, है ना। डेटा को कलेक्ट किया, अब ये डेटा को किसी माध्यम से, मीडियम से भेजेगा, वो किसे, क्लाउड की ओर। अब ये जो मीडियम होगा वो एक्चुअल में क्या कहलाएगा, वो मीडियम आपका नेटवर्क कहलाएगा, है ना। तो भाई नेटवर्क की सहायता से ही वो क्या करेगा, आपका शेयर करेगा क्लाउड को, या मैं कहूं आपका जो भी आपका डिवाइस जुड़ा हुआ है उसको। अब नेटवर्क यहां पर क्या हो सकता है, नेटवर्क यहां पर आपका वाईफाई हो सकता है ना। वाईफाई के थ्रू आपका डिवाइस कनेक्ट हो, या फिर आपका लैन हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वाईफाई कौन सा है ना, मतलब नेटवर्क कौन सा है, वायरलेस है कि या फिर आपका किस तरह का है ना। तो बिना नेटवर्क के आपका डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। चलिए अगला है, वाइल प्री प्रोसेसिंग द डेटा which procedure is used to change data into format that are suited for analytical process। डेटा प्री प्रोसेसिंग के समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त प्रारूपों में बदलने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्या आपको बताना है। हाँ, अब देखिए ये जो प्रक्रिया कहलाती है इसे हम क्या कहते हैं, है ना। प्री प्रोसेसिंग में बहुत सारे चरण होते हैं ना, तो डेटा के फॉर्मेट को बदलना हम यहां पर चाह रहे हैं एक्चुअली में। तो डेटा के फॉर्मेट को बदलना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें आपकी अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे स्केलिंग करके प्रोसेस होती है आपकी, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो अलग अलग आपकी इसमें प्रोसेस जो है शामिल होती है, चाहे वो स्केलिंग की हो, चाहे आपकी नॉर्मलाइजेशन की हो, है ना। जबकि यहाँ पर आपका जैसे डेटा क्लीनिंग करके भी होता है। तो डेटा क्लीनिंग क्या होता है, ये आपका डेटा को एरर फ्री करता है ना, एरर फ्री करता है डेटा क्लीनिंग यहाँ पर, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका ये कहलाता है। चलिए, क्लियर है चीज, समझ में आ गया सभी को। हाँ, कोई डाउट तो नहीं ना। आई थिंक क्लास चल रही है। हाँ, किसी की रुक रही है तो बताइए क्लास।
तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, हिनोता जो है किस खनिज से जुड़ा हुआ है? हिनोता पढ़ा है ना आपने हिनोता के बारे में? बोलिए हाँ या ना। तब पढ़ाया हिनोता के बारे में आपको मैंने, अलग अलग लोकेशंस दोस्तों आप लोगों को पढ़ाई है जिसमें हिनोता आपने पढ़ा होगा। किस लिए जाना जाता है हिनोता बताइए? हाँ, मिनरल पढ़े हैं आपने? क्या पढ़ा है? हीरा की तमन्ना पढ़ी है आपने? हाँ, हीरा की तमन्ना है। हाँ पढ़ा है ना हीरा, बिल्कुल। हीरा के लिए डायमंड, डायमंड के लिए है आपका हिनोता माइन। जी हाँ, दो जगह आपको पता होना चाहिए पन्ना में, पन्ना यानी आपका, इसमें एक तो आपकी मझगवा करके है, मझगवा करके है, दूसरी आपकी हिनोता करके है। ये दो माइन फेमस हैं, एक मझगवा दूसरी हिनोता। इसके अलावा आप देखेंगे सतना और छतरपुर, सतना एंड छतरपुर, यहां पर भी संभावना मिल रही है कि यहां पर भी आगामी मतलब एक तरह से आने वाले टाइम पर डायमंड यहां पर देखने को मिल जाए, है ना। लेकिन फिलहाल पन्ना ही एक लौता क्या है आपका, एक लौता शहर है पूरे इंडिया का, है ना, एक लौता शहर है जहां पर आपको क्या मिलता है? डायमंड मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, है ना। तो याद रखिएगा भाई, मध्य प्रदेश में आपका पन्ना जो है वो फेमस है। और रही बात आपकी हिनोता की, तो यहाँ पर भी आपको क्या है, हीरा युक्त पाइपलाइन एक तरह से जो होती है ना, किम्बरलाइट पाइप जिसे हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पर मिला है। साथ में आप याद रखिएगा भाई, डायमंड म्यूजियम आपको पूछ सकता है ना। डायमंड म्यूजियम आपका, डायमंड म्यूजियम कहाँ पर खोला जाएगा? तो भाई डायमंड म्यूजियम खजुराहो में, है ना, खजुराहो में डायमंड म्यूजियम। और डायमंड पार्क जो है, डायमंड पार्क जो है आपको याद रखना है, ये आपका पन्ना में, है ना। डायमंड पार्क पन्ना में, डायमंड म्यूजियम खजुराहो में, है ना। क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा आपका बाकी तो आपको पता ही है ना। कॉपर तो आपको पता ही है, महाराज खंड एरिया, है ना, मतलब हाज खंड एरिया बालाघाट का फेमस है, बालाघाट का फेमस है। कोयला आपको पता है भाई, सुहागपुर सबसे बड़ा, है ना, सुहागपुर सबसे बड़ी है शेड्यूल की, और साथ में सिंगरौली, है ना, और सिंगरौली, ये दो फेमस है कोयले के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनरल एक ऐसा टॉपिक है, मतलब आपने अगर मिनरल कर लिया तो एक क्वेश्चन 101% कह रहा हूं एग्जाम में आएगा। तो भाई अगर आपने अभी तक मिनरल नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि 101%, 101% कह रहा हूं कि मिनरल से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको एग्जाम में। तो भाई आपको एक क्वेश्चन करेक्ट करना है एग्जाम में, मिनरल पढ़ लेना बस। चलो अगला है वेल स्पून सोलर प्रोजेक्ट। जी हाँ, वेल स्पून सोलर प्रोजेक्ट जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको बताना है। वेल स्पून सोलर प्रोजेक्ट, अब आपने दोस्तों सोलर भी वो पढ़ी है, सोलर जो है आपने पढ़ी है ना। और सोलर में आपने क्या है, अलग अलग जो है आपका वो पढ़ा था, जिसमें रीवा अल्ट्रा आपने पढ़ा है ना सोलर में। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, रीवा अल्ट्रा के अलावा ओमकारेश्वर फ्लोटिंग पार्क पढ़ा है। वैसे ही वेल स्पून भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि आपका 2014 में जावेद, आपका जो तहसील है आपकी नीमच की, कहां पर है वैसे, ये नीमच में है। 2014 में आप देखेंगे, है ना, जावत तहसील करके है ना, जावत तहसील करके नीमच की, यहाँ पर इसे बनाया गया था। और इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो 151 मेगावाट, 151 मेगावाट के आसपास की इसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। ऐसे ही आपका रीवा में है, रीवा अल्ट्रा करके, है ना, रीवा अल्ट्रा करके गुड़ तहसील में, है ना, गुड़ तहसील में ही रीवा में सोलर, है ना। ऐसे ही आपका फ्लोटिंग की बात करूं अगर मैं, फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है, फ्लोटिंग सोलर, है ना, ये आपका कहां पर है फ्लोटिंग सोलर? ओमकारेश्वर में है, ओमकारेश्वर में है फ्लोटिंग सोलर, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। इस पे भी जो है क्वेश्चन बना हुआ है और आ सकता है। तो फ्लोटिंग आपको याद रखना है, ओमकारेश्वर में लगभग 600 मेगावाट के आसपास का है। और
रीवा वाला जो है 750 मेगावाट के आसपास का है ना, फ्लोटिंग वाला आपका 600 मेगावाट के आसपास का है, जबकि रीवा वाला 750 मेगावाट के आसपास का है। इसके अलावा बहुत सारे प्रस्तावित हैं, है ना। प्रस्तावित में जैसे आपका भगवानपुरा में भी आपका है ना। ऐसे ही आपका आपका मंदसौर में भी सोलर है, आगर में भी प्रस्तावित है ना, शाजापुर में भी प्रस्तावित है। सबसे बड़ा वाला जो बनने वाला है ना, वो आपका 1500 मेगावाट का छतरपुर सोलर पार्क बनने वाला है, जिसकी कैपेसिटी आपकी कितनी होने वाली है, 1500 के आसपास। ये प्रस्तावित है लेकिन, है ना। छतरपुर सोलर पार्क करके बनने वाला है और ये प्रस्तावित है। और इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो 1500 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होने वाली है ना। सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा उसमें, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट वन ऑफ द मेन बक्साइड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। बक्साइड का कौन सा मुख्य उत्पादक जिला नहीं है, ये आपको बताना है। अब आपने बक्साइड भी दोस्तों अच्छे से पढ़ा है, बोलिए हाँ पढ़ा है ना। तो बक्साइड के बारे में आपने पढ़ा होगा भाई, कहाँ कहाँ पे आपका आता है। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए भाई, मिनरल से 2 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। खुद देख लीजिए मिनरल कितना इंपॉर्टेंट है। मिनरल से 2 क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। मिनरल से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। बक्साइड की बात हो रही है। हाँ, एल्यूमिनियम का एस्क है, बक्साइड एल्यूमिनियम का एस्क है ना भाई। अनूपपुर शहडोल ये तो आपका मेजर है, मंडला में भी मिलता है। कहाँ नहीं है, झाबुआ में आपको बक्साइड जो है नहीं मिलेगा, है ना। झाबुआ में बक्साइड आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे शहडोल में काफी बड़ा भंडार मिला है। साथ में बालाघाट का आपको याद रखना, शहडोल सबसे बड़ा भंडार है यहाँ पर, है ना। सबसे बड़ा भंडार है आपका शहडोल में। और रही बात आपका बालाघाट का बेहर का पठार, है ना। बालाघाट का बेहर का पठार, बेहर का पठार यहाँ पर बक्साइड आपको मिला है। साथ में आपको याद रखना, पहली बार खुदाई जो हुई, पहली बार खुदाई जो हुई यहाँ पर कहाँ पर हुई, कटनी में हुई, है ना। कटनी में हुई पहली बार खुदाई बक्साइड की, है ना। दूसरा किसका एस्क है बक्साइड, एल्यूमिनियम का एस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है आपका बक्साइड, है ना। ये भी क्वेश्चन आया था कि भैया बक्साइड किसका अयस्क है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झाबुआ में आपको क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलता है झाबुआ में जनरली। हाँ, यहां पर आप देखेंगे तो झाबुआ में रॉक फास्फेट हो गया ना, ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है, रॉक फास्फेट जो है। इसके अलावा रॉक फास्फेट में आप देखेंगे तो भाई झाबुआ सबसे बड़ा है ना। रॉक फास्फेट के मामले में झाबुआ आपको याद रखना है, रॉक फास्फेट, है ना। रॉक फास्फेट के मामले में झाबुआ जो है सबसे बड़ा है, नंबर 1 है झाबुआ रॉक फास्फेट के मामले में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रॉक फास्फेट झाबुआ के अलावा छतरपुर और सागर में भी आपको क्या है देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो आपका ये है। इसके अलावा एस्बेस्टस जो है ये भी आपको क्या है झाबुआ में मिल जाएगा, है ना। मैग्नीज भी आपको झाबुआ में मिल जाएगा, है ना, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए अगला है, 2011 की गणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ना। घटते क्रम में जमाना है यहाँ पर आपको। और किसके केस में जमाना है भाई, यहाँ पर आपको जमाना है आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। अब आपने पढ़ा ही है घनत्व के बारे में, तो घनत्व में आपने टॉप 5 तो पढ़े थे, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से टॉप 5 तो पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे टॉप 5 में, हाँ टॉप 5 में आपने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, है ना, मुरैना, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे दिए इसने, रायसेन, सागर, सतना, दमोह दे दिए। आपने टॉप लोएस्ट भी पढ़े थे, जिसमें डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, है ना, बैतूल, रायसेन, सिवनी, उमरिया, ये आता है ना। तो लोएस्ट वाले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
लोएस्ट तो आपने पढ़े हैं, क्या है लोएस्ट में नंबर 1 पे सबसे कम किसका है, ढिंडोरी का है ना। नंबर 1 पे सबसे कम ढिंडोरी का है, कितना है भाई ढिंडोरी का, सबसे कम अगर बात करें तो 94 है ना आपका जनसंख्या घनत्व। ढिंडोरी के बाद जो ज्यादा वाला है वो है श्योपुर, वो है श्योपुर है ना। तीसरे नंबर पे आपका कौन आता है, पन्ना आ जाता है तीसरे नंबर पे, है ना, तीसरे पे पन्ना आ जाता है। चौथे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे तीन आपके आते हैं, तीन आपके आते हैं, बैतूल है, रायसेन है और सिवनी है, तीन है चौथे नंबर पे, है ना। पांचवें नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे आप देखेंगे तो उमरिया आपका आता है ना, पांचवें नंबर पे उमरिया आता है। अब जिन्होंने पांच जो है आपके पढ़े हैं वो आराम से कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो रायसेन जो है लोएस्ट, टॉप 5 में आता है लोएस्ट की कैटेगरी में, अगर आप देखेंगे तो भाई जाहिर सी बात है रायसेन सबसे क्या होगा यहाँ पर लास्ट में होना चाहिए, रायसेन सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई रायसेन सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये टॉप 4 में आता है अगर आप देखेंगे, रायसेन, सिवनी और बैतूल, है ना। और टॉप वाले तो आपको पता ही है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, है ना। टॉप 5 वाले में तो आपको पता ही है, भोपाल नंबर 1 पे है 855 के साथ में, है ना। भोपाल, इंदौर सेकंड नंबर पे आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा, है ना, जबलपुर आ जाएगा। फिर आपका चौथे नंबर पे कौन है और पांचवें नंबर पे कौन है बताइए। चौथे नंबर पे आपका कौन सा है, ग्वालियर है आई थिंक, है ना, और पांचवें पे आपका मुरैना है ना। चौथे पे ग्वालियर है, चौथे पे ग्वालियर है और पांचवें में मुरैना है ना। तो ये आपके टॉप 5 हो गए और ये आपके लो 5 हो गए, है ना, बॉटम 5 हो गए या लो 5 कह लो, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसे 5 याद है। अब उसमें भी एलिमिनेशन से हो रहा है, देखो 5 याद है, बैतूल, रायसेन, सिवनी। अब आपको पता है कि चौथे नंबर पे है रायसेन, तो भाई यहां पर बाकी तो ऑप्शन है ही नहीं, तो रायसेन सबसे लास्ट में जाएगा, तो भाई एक ही ऑप्शन में रायसेन सबसे लास्ट में था, सिंपल आंसर वो हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है एलिमिनेशन जो है आपको यहां पर करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। लिटरेसी रेट इन मध्य प्रदेश एज पर 2011 डेटा इस 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कैसी है, ये आपको बताना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कैसी है ये आपको बताना है। एक मिनट दीजिए मुझे, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए, अब सही चल रही होगी क्लास, है ना। अब देखिए सही चल रही होगी क्लास, अब चल रही है सही, हाँ अब सही चल रही होगी। नेटवर्क का इशू हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। मैंने इंटरनेट चेंज किया है फिलहाल यहाँ पर, है ना, बीएसएनएल का कर दिया है, जियो का थोड़ा सही नहीं चल रहा है लगता है आज। चलिए अब सही चल रही होगी, देख लीजिए आप, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है भाई, साक्षरता दर कंपेयर कर रहा है दूसरे स्टेट से, है ना। अब ये भी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे ये भी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको लिटरेसी रेट दूसरे स्टेट से कंपेयर की जा रही है। अभी तक क्या होता था,
मध्य प्रदेश से ही की जाती थी, अब यहाँ पर दूसरे स्टेट से यहाँ पर कंपेयर कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें लिटरेसी रेट की, एमपी का जो है लिटरेसी रेट कितना है, 69.32% है। ये है मध्य प्रदेश का, है ना। मध्य प्रदेश का जो है ये है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मध्य प्रदेश का 69.32 है। पहला बोल रहा है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, है ना। यूपी का अगर आप देखेंगे तो यूपी का आपका क्या है, कितना है। यहां पर ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, ऑप्शन में बोल रहा है कि कम है उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, फिर बोल रहा है कम है गुजरात और पंजाब से, फिर बोल रहा है कम है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से, फिर है ज्यादा है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से। उसके लिए हमें महाराष्ट्र का पता होना चाहिए, तो महाराष्ट्र का आप देखेंगे तो 82 पॉइंट समथिंग है ना, 82.34% है महाराष्ट्र का। तो भाई महाराष्ट्र से तो भाई ज्यादा ही है हमारा, है ना। तो यहाँ पर महाराष्ट्र वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं तो वेस्ट बंगाल का जो है वो आपका कितना है, वेस्ट बंगाल का 76.26% है, 72.26% है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, है ना, 11 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर, तो सी ऑप्शन है। इसके अलावा आप गुजरात का भी देख लो भाई, गुजरात का कितना है। गुजरात का आप देखेंगे तो गुजरात का, हाँ, बाकी एमपीपीएससी ने आपका दो यहां पर माने आंसर इसके, एमपीपीएससी ने दो आंसर माने हैं, है ना। एमपीपीएससी ने दो आंसर इसके माने हैं, एक उसने माना है गुजरात और पंजाब से भी कम है, दूसरा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से भी कम है ना। अब यहां पर पंजाब और गुजरात का लिटरेसी रेट देख लीजिए। बाकी यूपी का आप देखेंगे दोस्तों, लिटरेसी रेट जो है ना 67.68% है। यूपी का है 67.68% के आसपास, है ना। ऐसे ही आपका ऑप्शन में क्या था भाई, यूपी और राजस्थान, राजस्थान का भी कम है मध्य प्रदेश से। राजस्थान का आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में काफी कम है, 66.11 के आसपास है, 66.11 के आसपास है ना। तो पीएससी ने इसके दो आंसर माने हैं, एक आपका क्या है, बी भी है, गुजरात और पंजाब से भी कम है मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से भी कम है। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कहते हैं इसको हम, क्योंकि कोई भी बच्चा इतना याद नहीं रखता है कि किस स्टेट से कम है किस स्टेट से नहीं है। जनरली यहाँ पर क्या है, जिलों का पूछा जाता है, तो जिलों में तो आपको पता ही है भाई, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, है ना। टॉप 3 की अगर बात करूं मैं, टॉप 3, तो भाई जबलपुर सबसे हाई पे है, जबलपुर का सबसे ज्यादा है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना। तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल अगर ओवरऑल में देखें तो, है ना, साक्षरता दर की बात करें, सबसे कम कहाँ का है, लो 3 की बात करूं अगर मैं, तो सबसे कम कहाँ का है भाई, ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम वाले कौन है, अलीराजपुर, झाबुआ और आपका क्या है, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, है ना। अलीराजपुर, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, ये लो 3 है, और आपका बड़वानी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। अलीराजपुर का लगभग 36% के आसपास का है, 36% अप्रोक्स आप देखेंगे, जबकि जबलपुर का आप देखेंगे तो 81% है ना। जबलपुर का देखेंगे 81% है, और इंदौर का भी लगभग बराबर पे ही है, 0.1 का, 0.10 का जो है डिफरेंस आता है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इज नॉट कवर्ड बाय जुडिशिफिकेशन ऑफ बेगा डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेगा डेवलपमेंट अथॉरिटी में कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। अब आपने क्या पढ़ा था, आपने पीवीटीजी पढ़ा है ना। पीवीटीजी क्या है भाई, पीवीटीजी बताइए। हाँ, 3 ट्राइब आपको याद रखनी है जो पीवीटीजी के अंतर्गत आती है। कौन सी ट्राइब है पीवीटीजी के अंतर्गत, बीबीएस मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, भूल गए। हाँ, बीबीएस आपने पढ़ी थी ना, क्या है बीबीएस, हाँ, बैगा, भारिया, सहरिया, है ना। बैगा, भारिया और सहरिया। बैगा हो गई
है ना। भारिया हो गई और सहरिया हो गई। ये कैसी ट्राइब है? आपका पीवीटीजी है एक्चुअली में, प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप, या फिर प्राइमिटिव वर्नेबल जो जिसको हम कहते हैं, है ना, प्राइमिटिव वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी, है ना, या फिर आप इसे प्राइमिटिव स्टेज ग्रुप के नाम से भी जानते थे पहले, है ना। तो जाहिर सी बात है इनका आपको पता होगा, वेगा जनजातीय विकास अधिकरण है, ऐसे ही आपका सहरिया विकास अधिकरण है। इसमें मैंने आपको तीनों की लोकेशन पढ़ाई थी, है ना। बेगा की बात करें तो भाई मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, ढिंडोरी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहां पर नहीं मिलेगा? यहाँ पर सीधी में आपको नहीं मिलेगा, है ना। सीधी में जो है आपका नहीं है, क्योंकि भाई सीधी में तो है ही नहीं, कहां से होगा। ऐसे ही आपका भारिया का आपको याद रखना है। भारिया का कौन सा था? भारिया का तामिया में है ना, तामिया में है आपका, छिंदवाड़ा में, तामिया छिंदवाड़ा में है ना। और सहरिया का आपने पढ़ा था, सहरिया का श्योपुर शिवपुरी, सहरिया का श्योपुर में है, शिवपुरी में है, शिवपुरी में है, गुना में है और ग्वालियर में है ना। इनका यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी तो इसका तो आपने देख ही लिया भाई, उमरिया में भी है, बालाघाट में भी है, शहडोल में भी है, ढिंडोरी अनूपपुर में भी है, मंडला में भी है ना। तो मैं लिख देता हूँ, ढिंडोरी में भी है, मंडला में भी है ना, मंडला में भी है और अनूपपुर में भी है। 6 है टोटल, है ना, 6 है टोटल, आप याद रखिएगा भाई। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये बेगा की क्या है आपकी, यहाँ पर आपको क्या है, सेंटर देखने को मिलेंगे, है ना। भारिया का याद रखिएगा कहां पर है, तामिया छिंदवाड़ा बस में आपको देखने को मिलेगा। हु प्रोवाइडेड बेनिफिट ऑफ शंकर शाह एंड रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना? किसे दिया जाता है भाई शंकर शाह और ये योजना का वो? तो भाई शंकर शाह और रानी दुर्गावती के नाम पर अवार्ड दिए जाते हैं, और ये अवार्ड जो है किसे दिए जाते हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए, तो भाई याद रखिएगा, ये जो अवार्ड है शंकर शाह रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना, मेधावी छात्र जो होते हैं उनको दिया जाता है, या स्टूडेंट्स को जो है दिया जाता है, और जिन्होंने आपका 10वीं या 12वीं में अच्छे मार्क्स लाए हों, जिसने 10th में और 12th में अच्छे मार्क्स लाए हों, उनको जो है आपका ये दिया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्लियर है चीज। अब देखो यहाँ पर ऐसे आहार अनुदान योजना करके भी है ना, जो पीवीटीजी है उनके लिए लाई गई थी। एक ये भी याद रखिएगा, आहार अनुदान योजना, ये एक्चुअल में किसके लिए है? जो अभी हमने पीवीटीजी देखा ना, इनके लिए है। 2017 में आहार अनुदान योजना लाई गई थी, हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन आ जाए। और पोषण के लिए आप देखेंगे आपका 15 जिलों में चालू की गई थी, खासकर आपका 3 ट्राइब जो है पीवीडीजी में आती हैं, बेगा, भारिया और सहरिया, है ना। इन तीनों के लिए आपका ये चालू की गई थी, पोषण को लेके, है ना, न्यूट्रिशन को लेके आप देखेंगे ये चालू की गई थी, पोषण को लेके। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र के क्रांति नायक भीमा नायक, भीमा नायक का जन्म कहां पर हुआ था? भीमा नायक का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। चलो बताओ भाई, भीमा नायक जी का जन्म कहां पे हुआ था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे आप लोग। हाँ, भीमा नायक जी का जन्म कहां पे हुआ था? कहां से बिलोंग करते हैं भीमा नायक? ट्राइबल पर्सनैलिटी पढ़ी है आपने? हाँ, जिसमें आपने भीमा नायक के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, जन्म बड़वानी जिले के निमाड़ रियासत, उस टाइम में पंचमोहाली गांव, याद आया? भूल गए, है ना। बड़वानी का पंचमोहाली गांव, है ना, पंचमोहाली गांव में आप देखेंगे इनका जन्म हुआ था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और भीमा नायक के बारे में क्या है? निमाड़ के रॉबिन हुड, है ना, निमाड़ के रॉबिन हुड, निमाड़ के रॉबिन हुड कहते थे भीमा नायक को, ये आपको ध्यान रखना है ना।
इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, हाँ इन्हें पोर्ट ब्लेयर भेज दिया जाता है ना, और बाद में इनको वहां पर फांसी दे दी जाती है। तो पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था इन्हें सर पकड़कर, और बाद में वहां पर फांसी दे दी गई थी इनको, है ना। और कब दे दी गई थी, तो डेट भी लिख लीजिए, 29 दिसंबर 1876 को, है ना, फांसी दे दी जाती है इनको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे आंबा पानी का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ आंबा पानी, उसमें शामिल थे। बैटल ऑफ आंबा पानी का जो युद्ध था इसमें शामिल थे ये। ठीक है, तो निमाड़ के रॉबिनहुड याद रखिएगा। जन्म वैसे तो पूछेगा नहीं, ईयर तो नहीं पूछता है, लोकेशन ही एक्चुअल में आप देखेंगे पूछता है। फांसी या कभी ये पूछ सकता है आपसे कहां पर दी गई थी, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में दी गई थी। पहले के टाइम पर आप सोचो, लोग सजा के लिए पोर्ट ब्लेयर जाते थे, और आजकल लोग हनीमून मनाने पोर्ट ब्लेयर जाते हैं, है ना। तो आप यहीं से हिसाब लगा लो भाई कितना मतलब चेंज हो गया ट्रेडिशन। दोस्तों ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शोर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें, है ना। जहां पर लोगों को बंदी बना के रखा जाता था, है ना, अंग्रेज टॉर्चर करते थे, काला पानी के नाम से सजा होती थी, आज की डेट में आप देखो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपका अंडमान निकोबार। चलो अगला है, वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्राइबल हेल्थ। ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है नृत्य के बारे में, है ना। नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, एक संस्था है नृत्य, इसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर है, इस संस्था का, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपने नृत्य के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, कॉलेज है जबलपुर का, है ना, 1984 में वहां पर पहले इसे स्टार्ट किया गया था, 1984 में। बाद में इसे की बिल्डिंग नई बना दी गई, है ना, और इसका नाम जो है जनजातीय आयुर्विज्ञान करके कर दिया गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, पहले इसमें बिल्डिंग थी, बाद में 2014 में आपका न्यू बिल्डिंग शिफ्ट कर दी गई, और नृत्य जो है एक्चुअल में आपका बना दिया गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जबलपुर। चलिए क्वेश्चन है, द बुक है आपकी द राजगोड़ एंड महाराज ऑफ सतपुड़ा हिल। देखो अभी भी कह रहा हूं, अगर मार्क्स चाहिए आपको एक ट्राइब में कंफर्म, तो भैया जितनी ट्राइबल बुक है उनको रट लो। और ये बुक का नाम मैंने पिछले एफएलटी में भी करवाया है, और थ्योरी लेक्चर में भी मैंने काफी बुक्स के नाम आपको करवाए हैं। तो बुक्स के नाम जो है अच्छे से पढ़ लेना, 101% क्वेश्चन आएगा, है ना। जैसे ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक मुझे याद है ना, ये आपको करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि राजगोड़ एंड महाराज ऑफ सतपुड़ा हिल्स, सेलिल अपटन विलियम, है ना, सेलिल अपटन विलियम विल्स करके थे, है ना, इनके द्वारा जो है लिखी गई है ना। इसके अलावा वेरियर एल्विन की तो आपको पता ही है, वेरियर एल्विन की द बेगा करके आपकी फेमस वन है ना, वेरियर एल्विन की तो आपको पता ही है, द बेगा करके, है ना, याद रखिएगा भाई, द बेगा हो गई। हाँ इसके अलावा मुरिया एंड देयर गोटुल, मुरिया एंड देयर गोटुल करके है वेरियर एल्विन की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हीरा लाल एंड रसल की भी मैंने आपको बताई थी, हीरा लाल एंड रसल की भी आपको बताई थी, ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना, ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये आपकी हीरा लाल एंड रसल की थी, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो फेमस है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जो आपको यहाँ पर आ सकती हैं, है ना। चलो तो याद रहेगा, ये क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं इसमें अब।
चले आगे, तो डायरी में लिख लीजिएगा, है ना। नहीं लिखना है भाई लिख लो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में बनेगा आपको। तो डायरी में लिख लीजिए सभी लोग कि भाई बुक्स जो हैं जितनी भी हैं सबको हमको पढ़ना है ना। चाहे वो फेमस हो या फेमस नहीं हो, उनके नाम हमें याद होने चाहिए मोस्टली, लेकिन फेमस ऑथर ही हैं ज्यादातर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चल अगला है यहाँ पर, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश रेयर अर्थ थीम पार्क, यहाँ रेयर अर्थ थीम पार्क जो है स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। रेयर अर्थ थीम पार्क करके जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। और ये जो मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद है, इसने आप देखेंगे आपका बनाया है, जहाँ पर दुर्लभ मृदा तत्व जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऊर्जा में काम आते हैं, उनकी शिक्षा के लिए बनाया गया है भोपाल में, है ना। भोपाल में जो आपका भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है और मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद है, दोनों ने मिलकर जो है आपका ये बनाया है। और भोपाल में इसका क्या है आपको ध्यान रखना है ना। भोपाल में जो है इसका क्या है सेंटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मेनली मैग्नीज आर फाउंड। अब ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि भाई इसको तुरंत आंसर दे पाओगे आप। हाँ, तुरंत दे दोगे ना आंसर। मैग्नीज के लिए तो भाई दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए अगर मैग्नीज बोल रहा है कोई। हाँ, मैग्नीज मतलब बालाघाट, मैग्नीज मतलब बालाघाट, है ना, बिल्कुल। बालाघाट का कौन सा, बालाघाट का कौन सा याद रखिएगा भाई, बालाघाट का भरवेली माइन, जी हाँ, भरवेली माइन बालाघाट की। हाँ, भरवेली माइन बालाघाट की, जो कि फेमस है आपका मैग्नीज के लिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इसके अलावा और भी एरिया है ना, तिरोड़ी, रमरमा, ये सब आपके एरिया है ना। तिरोड़ी करके जगह है ना, रमरमा करके है, रमरमा करके है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका सीता पहाड़ मीरकपुर, है ना, सीता पहाड़ करके है, मीरकपुर करके है, मीरकपुर, मीरकपुर करके है ना। आपका यहाँ पर भी आपको क्या है, बालाघाट में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मैग्नीज जो है मिल जाएगा। साथ में आपको पता होना चाहिए रैंक 1 है ना, फर्स्ट नंबर है आपका, रैंक फर्स्ट है आपका, है ना, ये आपको पता होना चाहिए एमपी में प्रोडक्शन के लिए अगर आप देखेंगे, है ना, बालाघाट जो है। और इसके अलावा झाबुआ में भी आपको मिल जाएगा, है ना, तो झाबुआ में तुमदिया बोदीवर करके जगह है, झाबुआ में भी आपको मिलता है, झाबुआ का तुमदिया बोदीवर, तुमदिया बोदीवर, ये क्वेश्चन आया था, तुमदिया बोदीवर करके जगह है झाबुआ में, यहाँ पर भी आपका क्या है मैग्नीज आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, बुरहानपुर में निर्मित भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को क्या कहा जाता है। जी हाँ, भूमिगत जल प्रणाली। अभी आप मुगल पे आएंगे, है ना, तो मुगल पर जब आएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे किसके बारे में, बुरहानपुर के बारे में, है ना। जब आप मालवा के जो राजा हैं इनको पढ़ेंगे ना, तो वहां पर पढ़ेंगे किसको, मुगल को पढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, बकायदा मालवा के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर आप बुरहानपुर में पढ़ेंगे खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा, है ना, खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा के नाम से जाना जाता है। खूनी भंडारा भी कहते हैं इसे, कुंडी भंडारा भी कहते हैं, है ना, कुंडी भंडारा या फिर आपका खूनी भंडारा, है ना। ये आपका पानी के लिए मुगल काल में आप देखेंगे बनवाया गया था ना, मुगल काल में 1615 में, 1615 के आसपास में आपका सूबेदार थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो नवरत्न थे उसके अकबर के, है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना, है ना, खाने खाना जो है ना, अब अकबर के नौरत्नों में से एक थे, है ना। उन्होंने पानी की कमी को पूरा करने के लिए इसे बनाया था, नाम था इसका कुंडी आपका भंडारा। और
बाद में आपका क्या है, इसका नाम खूनी हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा युद्ध विद्ध हुए थे, तो आपका पानी का जो रंग था वो लाल हो गया था, खून इतना मिल गया था युद्धों के कारण, जिसके कारण इसका नाम जो है आपका क्या पड़ गया, खूनी भंडारा के नाम से भी पड़ गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा, जो कि आपका अकबर के समय का है, मुगल काल के समय का है। चलिए अगला है, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वाटर एंड लैंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जल एंड भूमि प्रबंधन संस्थान जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चलिए तो भाई याद रखिएगा, बाल्मीकि की बात हो रही है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1985 में आप देखेंगे, 1985 में इसे भोपाल में स्टैब्लिश किया गया था। 1985 में भोपाल में इसे स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। और इसका काम क्या है, तो भाई सिंचाई, जल भराव की समस्या, जल संचयन, है ना, तो अधिकारियों को ट्रेनिंग देना और ये सब चीजें क्या है, प्रोवाइड करना। चलिए अगला है व्यापक सुधार कार्य योजना। व्यापक सुधार कार्य योजना 2022 में मध्य प्रदेश का जो है कौन सा रैंक था, है ना, व्यावसायिक सुधार कार्य योजना में, यह आपको बताना है। ये आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, है ना, इकोनॉमी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पढ़ोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ोगे ना, उसके पहले ही मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वहां पर इसके बारे में क्या है पढ़ोगे, जहां पर आपका बिजनेस से रिलेटेड जो रैंकिंग है वो यहाँ पर आपको बताई जाती है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो रैंक था वो टॉप अचीवर की कैटेगरी में था, है ना। मध्य प्रदेश का जो रैंक था यहाँ पर टॉप अचीवर की कैटेगरी में जो है आपका था ब्रैप 2000, उसमें टॉप अचीवर में। बाकी ये पढ़ लोगे रैंक तो आप याद रखिएगा, है ना। टॉप अचीवर की कैटेगरी में था, ये आपको ध्यान रखना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है उद्योग मंत्रालय जो है हमारा वो जारी करता है, उसमें टॉप अचीवर की कैटेगरी में नाम था। चलिए अगला है तामकालीन, जो आपकी कायथा है, कजरथा होगी ये कायथा होगा ये। कायथा जो है किस नदी के तट पर है, तो कायथा आप सभी को पता है भाई, कायथा कौन सी नदी के तट पर है। हाँ पढ़ा है ना आपने काली कायथा के बारे में। हाँ, राममीर की जन्मस्थली कायथा, बोलिए हाँ, राममीर की जन्मस्थली है कायथा। इसके साथ साथ में आपने क्या पढ़ा है भाई, हाँ किसने खोज की थी, बीएस वकांकर ने, पढ़ा था ना आपने। कहाँ पर है, काली सिंध नदी पर, है ना, बीएस वकांकर ने खोज की, है ना। और राममीर की, राममीर की जन्मस्थली, राममीर की जन्मस्थली है, का जन्म स्थान काय था, सिटी कौन सी, उज्जैन, है ना, सिटी कौन सी, उज्जैन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या है पूछा जा सकता है तामकालीन सिटी के बारे में। इसके अलावा और भी साइट है, ऐसा नहीं है कि बस यही है, और भी साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे एरन हो गई आपकी, है ना, और नाबदा टोली हो गई, ये भी साइट है, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है ना, लघु शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है अशोक का, क्या आपको बताना है। ऑप्शन में पंगुरुड़िया है, गुजरा है, रूपनाथ है और मांडा है। तो भाई अशोक, जैसे ही आप सभी को पता है, आपका अशोक के शिलालेख आपने पढ़े हैं, है ना, जिसमें आपने अलग अलग शिलालेख के बारे में पढ़ा था अशोक के, है ना। मौर्यकालीन शिलालेख आपने पढ़े थे, गुजरा अभिलेख आपने पढ़ा है ना, आपने रूपनाथ पढ़ा है ना। गुजरा तो आपको पता है कहाँ पर है, दतिया में है ना, गुजरा आपको पता है दतिया में है ना। और रूपनाथ आपको पता है बोरीबंद कटनी में है ना, बोरीबंद कटनी में है, ये भी आपका अशोक से जुड़ा हुआ है। हाँ पंगुरड़िया भी आपने पढ़ा है, पंगुरड़िया कहाँ पर है भाई, पंगुरड़िया आपका सीहोर जिले में आता है ना, पंगुरड़िया कहाँ पर है, सीहोर जिले में आता है, ये भी अशोक से संबंधित है। कौन सा नहीं है, मांडा जो है आपका नहीं है। मांडा आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, रॉक कट गुफा है एक्चुअल में, है ना, मांडा में रॉक कट बुद्धकालीन गुफा है, रॉक कट गुफा आपको देखने को मिलेंगी, है ना, बुद्धकालीन, बुद्ध के समय की गुफा है यहाँ पर।
यहाँ पर अशोक से रिलेटेड जो है आपको कोई भी शिलालेख जो है नहीं मिला है ना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। और मांडा की गुफा आप देखेंगे कहाँ पर, आई थिंक सिंगरौली में है, आई थिंक सिंगरौली में है मांडा की गुफा। चलो अगला है, किस निम्नलिखित में से किन शासकों ने हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को हराया था। मिहिर कुल के बारे में आपने पढ़ा है, किसने मिहिर कुल को हराया था ये आपको बताना है। आपने हून वंश के बारे में पढ़ा था, कैसे हून वंश भी कुछ समय के लिए आया था और उसने भी थोड़ा बहुत राज करना चाहा, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना जो है बाकी राजवंश जो है आपके रहे, है ना। हाँ, और ये तो आपको पता ही था भाई, हूण जो थे गुप्त काल के समय पर ही आपके थे। तोरामण आपने पढ़ा होगा, है ना। तोरामण आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए, भूले तो नहीं। हाँ, तो यहां पर आप देखेंगे आपने पढ़ा था कि जो मगध के गुप्त शासक थे बाल आदित्य, है ना, तो बाल आदित्य ने क्या किया था, हराया था। और दूसरी ओर यशोधर्मन और विष्णुधर्मन जो है उनको भी हराया था, है ना, ये आपने पढ़ा था। तो यहां पर आपका क्या होगा, बाल आदित्य, बाल आदित्य को हराया था और यशोधर्मन को हराया था ना। तो दो यहां पर होने चाहिए, दो और तीन, दो और तीन होने चाहिए। बाल आदित्य को हरवाया था और यशोधर्मन को हराया था। हाँ, दो और तीन यहाँ पर जो होगा सही आंसर हो जाएगा। मगध गुप्त शासक थे बाल आदित्य, उसको हराया था। और दूसरी जगह आपके औलिकर वंश के थे ये, औलिकर, औलिकर के थे ये, औलिकर के थे आपके, औलिकर वंश के यशोधर्मन, है ना, इसको हराया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाल आदित्य और यशोधर्मन को जो है आपका हराया था। और यशोधर्मन आपने पढ़ा ही है, दसपुर के औलिकर जो थे एक्चुअल में, है ना, दसपुर के औलिकर यशोधर्मन। सोंदड़ी अभिलेख आपने पढ़ा होगा जो मंदसौर में है। और ये मैंने आपको दो तीन बार भी पढ़ाया है, यशोधर्मन का सोंदड़ी स्तंभ करके आता है ना, सोंदनी अभिलेख करके है मंदसौर में, सोंदनी अभिलेख है मंदसौर में, ये आपको ध्यान रखना है। चल, क्लियर। Which of the following ruler defeated the Hun vendor? ओके, उल्टा कर दिया क्या मैंने, पूर्ण आक्रमणकारी, क्वेश्चन एक बार चेक करने दो। पूर्ण आक्रमणकारी मेरुकुल को निम्नलिखित में किसने पराजित किया था। चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन सुधार लो, है ना, मेरकुल ने किसको हराया था एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिफीटेड द हून इन्वेंटर मेरकुल, नहीं, क्वेश्चन सुधार लो, क्वेश्चन में उल्टा कर लो। निम्नलिखित में से किस शासकों ने हून आक्रमणकारी मेहुल को पराजित किया, मेरुकुल को नहीं, ये उल्टा कर लो क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिफीटेड बाय, है ना, डिफीटेड बाय कर लो यहाँ पर, डिफीटेड बाय हुन इन्वेंडर मेहरकुल, है ना, किससे हारे थे, निम्नलिखित में से किन शासकों ने, किन शासकों को कर लो यहाँ पर, किन शासकों को पूर्ण आक्रमणकारी मेहरकुल को पराजित किया था, मेहरकुल ने पराजित किया था, ठीक है। क्वेश्चन सुधार लो, क्वेश्चन सुधार लो, है ना, क्वेश्चन सुधार लो यहाँ पर कि किसने पराजित किया था यह आपको बताना है, ठीक है। किसने पराजित किया था, मेहर कुल ने किसको पराजित किया था यह आपको बताना है। चलो अब ठीक है, अब सुधार लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना उनके बारे में, बस इतना कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, कलचुरी शासक कामदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कलचुरी शासक के बारे में बात हो रही है जी हाँ। कलचुरी शासक कामदेव के बारे में यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। कलचुरी नरेश, कामदेव नहीं होगा, कर्णदेव होना चाहिए। कर्णदेव होगा, ये सुधार लीजिए क्वेश्चन में, कर्णदेव है एक्चुअली, कर्णदेव होगा ये, कामदेव नहीं। कर्णदेव है क्योंकि कामदेव तो कोई थे नहीं ना, कर्णदेव होगा, कर्णदेव। कर्णदेव के बारे में कौन सा सही है? कर्णदेव की बात हो रही है यहाँ पर, है ना? कर्णदेव की बात हो रही है, कर्णदेव के बारे में। कलचुरी शासक जो थे कर्णदेव, त्रिपुरी वाला आपने कलचुरी पढ़ा है? हाँ, त्रिपुरी में आपके कर्णदेव थे। हाँ, उनके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर सही थे। कर्णदेव जो है, गांगदेव के बाद कर्णदेव जो है आपका गद्दी पर बैठते हैं, आपने पढ़ा था। कर्णदेव के बाद आप देखेंगे गांगदेव जो है, गांगदेव के बाद कर्णदेव जो है गद्दी पर बैठते हैं, है ना? ये आपने पढ़ा था। काफी प्रतापी राजाओं में से एक थे कर्णदेव, है ना? उन्होंने चंद्रवंशी राजा गोविंद चंद्र, है ना, उनको भी हराया था। साथ में गुजरात के चालुक्य के साथ आपका संधि की थी, मालवा पे वो किया था, है ना? साथ में बुंदेलखंड में भी आप देखेंगे इन्होंने हमला किया था चंदेल राजा पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कर्णदेव के बारे में। तो यहाँ पर जो सही कथन होगा, पहला बोल रहा है प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। तो भाई प्रबोध चंद्रोदय मैंने आपको बताया था, कौन है प्रबोध चंद्रोदय? हाँ हाँ, प्रबोध चंद्रोदय तो आप देखेंगे चंदेल राजा कीर्ति वर्मन के समय पर थे। आपके श्री मिश्र करके, श्री कृष्ण मिश्र ने की थी चंद्रोद्र प्रबोधय की रचना। तो पहला वाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, है ना? हाँ, रचना इन्होंने नहीं की थी, बस इनका उल्लेख था कर्णदेव का, तो पहला वाला तो यहाँ पर गलत है। दूसरा है, इनके पिता जो है कोकुल देव थे, तो कोकुल देव इनके पिता नहीं थे, है ना? कोकुल देव इनके पिता नहीं थे। गांगदेव जो है इनके पिता थे, है ना? गांगदेव जो थे इनके पिता थे, ये आपने पढ़ा है। गांगदेव जो है इनके पिता थे, है ना? ये भी आपका क्या है, नहीं है। फिर है आपका ही डिफेटेड परमार रूलर मुंज, तो मुंज को इन्होंने नहीं हराया था, मुंज को इन्होंने नहीं हराया था, है ना? मुंज को इन्होंने नहीं हराया था, है ना? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। हूण राजकुमारी अब्बल देवी जो थी उनसे विवाह किया था, है ना? हूण राजकुमारी अब्बल देवी से जो है इन्होंने विवाह किया था, ये सही हो जाएगा। ये वाला जो है रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। अब्बल देवी से इन्होंने विवाह किया था, हूण राजकुमारी थी ये, और इनसे फिर इनको पुत्र होता है यश, यश कर्ण करके, है ना? इनके बाद यश कर्ण करके आता है ना? यश कर्ण देव करके इनका पुत्र, है ना? अब्बल देवी और इनका पुत्र आपका होता है। ठीक है, तो कोकुल देव इनके पिता नहीं थे, और कोकुल देव के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। कोकुल देव जो थे एक्चुअल में आप देखेंगे तो कोकुल फर्स्ट जो है एक्चुअल में रियल फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, है ना? उसके बाद आप देखेंगे तो भाई कोकुल देव के बाद आपका बाल हर्ष आते हैं, शंकरगढ़ आते हैं, युवराज देव फर्स्ट आते हैं, लक्ष्मण राज आते हैं, युवराज देव सेकंड आते हैं, कोकल सेकंड आते हैं, फिर गांगदेव आते हैं, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है ना? तो देव वर्मा को हराया था इन्होंने, चंदेल राजा, चंदेल राजा देव वर्मा को हराया था। ठीक है, इसके अलावा चंद्रवंशी राजा गोविंद चंद्र को हराया था इन्होंने, है ना? इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने चालुक्य किंग भीम को, भीम फर्स्ट को हराया था, है ना? भीम फर्स्ट को हराया था इन्होंने, है ना? तो बहुत सारे राजाओं को इन्होंने हराया था। और प्रबोध चंद्रोदय में इन्हें आप देखेंगे बकायदा रुद्र और प्रहलाद के नाम से इनको कहा था, है ना? ये मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए अगला है, गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने मालवा के सुल्तान होशन शाह को पराजित कर बंदी बनाया था? होशन शाह को किसने बंदी बना लिया था, ये आपको बताना है। होशन शाह, हाँ, गुजरात के किस शासक ने होशंग शाह को क्या है, बंदी बना लिया था? चलिए बताइए भाई, होशंग शाह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो होशंग शाह गौरी के बारे में आप पढ़ेंगे।
है ना। तो भाई 1407 में आप देखेंगे मुजफ्फर शाह जो होते हैं, 1407 में आप देखेंगे आपका क्या है, हमला करते हैं 1407 में मुजफ्फर शाह गुजरात के, है ना। और ये क्या करते हैं, हमला करके मालवा में इसे बंदी बना लेते हैं, मुकाबला धार में होता है। उसके बाद हार जाते हैं, कैदी बना के बकायदा गुजरात ले जाते हैं। और मुजफ्फर शाह का भाई रहता है नसरत खान, उसको क्या है सूबेदार बना लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या है, ये इसको छोड़ देते हैं, है ना, गद्दी पे बैठाते हैं सेना भेजकर, और धार के जगह फिर ये अपनी राजधानी जो है मांडू बना देते हैं आपके होशंग शाह, है ना। चल तो ये आपको याद रखना। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं 20 एफएलटी में। यहां पर आपको डिस्कस करवाता हूं लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहां पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहां पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।